वेलकम टू माय चैनल डाउट क्लासेस। आज से हम क्लास 10 का इतिहास विषय को शुरू कर रहे हैं। इसमें हमारा पहला चैप्टर होगा यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आइए बिना देर किए हुए यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया। तो देखिए, इटली और जर्मनी जो दो महादेश हैं जो यूरोप के अंतर्गत आते हैं, और अभी सबसे विकसित महादेश कौन सा है? तो यूरोप ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन दिया है हैब्सबर्ग, बी में दिया है आलियाबर्ग, सी में दिया है बुर्बोबर्ग और डी में दिया है जारशाही वर्ग। तो ये जार तो शासक तो रूस में था, तो ये तो होगा नहीं, फ्रांस में पूछ रहा है। तो देखिए, यूरोप के राजदूतों का एक सम्मेलन हुआ था ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, और इसी सम्मेलन में बुर्बो वंश की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मैजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ऑप्शन दिया है लाल सेना, बी दिया है कार्बोनरी, सी दिया है फिलिप हेटारिया और डी में दिया है डायट से। तो देखिए, मैजनी जो था वो इटली का था, राजनेता भी था, कवि भी था और पत्रकार भी था। ठीक है, और इनका संबंध जो था कार्बोनरी संगठन से था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो ए में ऑप्शन दिया है इंग्लैंड, बी में दिया है रूस, सी में दिया है ऑस्ट्रिया और डी में दिया है फ्रांस। तो देखिए, इटली और जर्मनी का जो एकीकरण के विरुद्ध था वो ऑस्ट्रिया था, और ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना है। ये आप लोग याद रखिएगा, और ये देश यूरोप में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो देखिए, ऑप्शन दिया है सेनापति के पद पे, बी में दिया फ्रांस में राजदूत और सी में दिया है प्रधानमंत्री के पद पे और डी में दिया है गृह मंत्री के पद पे। तो देखिए, जो विक्टर इमैनुअल था
वो तो पहला बात समझ लीजिए इटली का था। और ये काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है। और प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए काउंट काबूर ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका प्रधानमंत्री इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गेराबाल्डी पेशे से क्या था? एक सिपाही था, बी में ऑप्शन दिया है किसान था, सी में दिया है जमींदार था और डी में दिया है नाविक था। तो देखिए जो गेराबाल्डी था ये एक पेशे से नाविक था, नाव चलाता था। ठीक है। और ये इटली का जो राजनेता था मैजनी, इसका अनुयायी था। ठीक है। मैजनी का अनुयायी कौन था? गेराबाल्डी था। और इसने भी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य का निर्माण। अगला हमारा क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन दिया है लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन टू ने और बिस्मार्क ने। तो देखिए जो नेपोलियन तो फ्रांस का था, तो उसने जर्मनी पे चढ़ाई किया और जर्मनी को धीरे धीरे जीतता गया। तो जर्मनी को जीतते जीतते एक राज्यों का संघ बनाया जर्मनी में, और इसी को जर्मन राइन बोलते हैं। इस पे जब नेपोलियन बोनापार्ट ने अत्याचार किया तो यहाँ पे राष्ट्रीय भावना बहुत ज़ोरों से पनपी और आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, जर्मनी को जीतकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जाल्बेरिन कैसी संस्था थी? तो देखिए ऑप्शन में दिया है क्रांतिकारियों की, बी में दिया है व्यापारियों की, सी में दिया है विद्वानों की और डी में ऑप्शन दिया है पादरी एवं संतों की। तो देखिए जाल्बेरिन जो है एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है सीमा शुल्क संघ, सीमा शुल्क संघ। इसकी स्थापना 34 में की गई थी। ये एक व्यापारियों की एक संस्था थी। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापारियों की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ऑप्शन दिया है ए में मैजनी ने, बी में दिया है हिटलर ने, सी में दिया है बिस्मार्क ने और डी में दिया है विलियम वन ने। तो देखिए बिस्मार्क जो था वो जर्मनी का था। इसने जर्मनी के संसद में सैन्य व्यय को बढ़ाने के लिए और बजट की मांग की थी, और जो बजट की मांग की थी तो इसी को लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन कहा जाता है, क्योंकि उस समय
जर्मनी पैसों की तंगी में था, लोग गरीबी में जी रहे थे और इसने और सैन्य खर्च पे बढ़ाने का अनुरोध किया था। तो इसका आंसर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो देखिए, जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी वो 1871 में जर्मनी और फ्रांस के बीच हुई थी। ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस संधि के अनुसार इस युद्ध में फ्रांस हार गया था और जर्मनी ने अल्सैन और लॉरेन राज्य को कब्जा कर लिया था, जो फ्रांस का इलाका था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1871। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। तो ए में ऑप्शन दिया है 1820 में, बी में दिया है 1821 में, सी में दिया है 1822 में और डी में दिया है 1823 में। तो देखिए, जो नेपल्स की क्रांति हुई थी वो नेपोलियन बोनापार्ट के समय हुई थी और ये क्रांति हुई थी 1820 में। ठीक है, और ये इटली की नेपल्स और सिसिली राज्यों में। तो देखिए, जो नेपल्स की क्रांति हुई थी वो नेपोलियन बोनापार्ट के समय 1820 में हुई थी। और ये इटली की किस शहर में हुई थी? नेपल्स में और सिसिली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो ए में ऑप्शन दिया है फ्रांस में, बी में दिया है ऑस्ट्रिया में, सी में दिया है हंगरी में और डी में ऑप्शन दिया है इंग्लैंड में। तो देखिए, 1838 और 1848 में दो बार राजनीतिक सुधारों के लिए, ये भी याद रखिएगा, राजनीतिक सुधारों के लिए इंग्लैंड में आंदोलन हुआ था। इसी को चार्टिस्ट आंदोलन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1835 में, 1832 में, 1842 में और 1830 में। तो देखिए, उस समय यूनान पे तुर्की का शासन था। तुर्की को उस समय ऑटोमन साम्राज्य बोला जाता था और बहुत ही ताकतवर साम्राज्य था उस समय ऑटोमन साम्राज्य। तो वहाँ पे आज़ादी की लड़ाई में रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ने यूनान का सपोर्ट किया और तुर्की हार गया और 1832 में यूनान जो है
स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया। तो इसका आंसर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था, स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो 1832 में, 1815 में, 1810 में और 1831 में। तो देखिए कार्बोनरी संगठन की स्थापना 1810 में इटली के नेपल्स में हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1810 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। तो देखिए एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी वो 1829 में 1829 में हुई थी। और किसके किसके बीच हुई थी, तो रूस और ऑटोमन साम्राज्य यानी आज की तुर्की साम्राज्य के साथ हुई थी। तो इसका आंसर 1829 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एड्रियानोपुल की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो ऑप्शन दिया है तुर्की और रूस के साथ, यूनान और पोलैंड के साथ, तुर्की और हंगरी के साथ, और हंगरी और पोलैंड के साथ। तो देखिए एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी वो 1829 में हुई थी। और किसके किसके बीच, रूस तुर्की के साथ हुई थी यानी ऑटोमन साम्राज्य के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, तुर्की और रूस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था। सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो प्रासा और ब्रिटेन के बीच में, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, फ्रांस और प्रासा के बीच में, प्रासा और रूस के बीच में। तो देखिए सेडान का जो युद्ध हुआ था वो 1870 में हुआ था। और ये फ्रांस और प्रासा के बीच में हुआ था। प्रासा जो है उत्तरी जर्मनी को उस समय बोला जाता था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रासा नया कंट्री नाम आ रहा है, तो इसीलिए ये पुराना नाम है जो उत्तरी जर्मनी को बोला जाता था। तो सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, फ्रांस और प्रासा के बीच। तो इसका आंसर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। तो ए में ऑप्शन दिया है रूस ने, बी में दिया है ब्रिटेन ने, सी में दिया है ऑस्ट्रिया ने, और डी में फ्रांस ने। तो देखिए उस समय पोलैंड में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, रूस की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। और यहाँ पे पोलैंड में जो विद्रोह हुआ था इसको रूस की कम्युनिस्ट सरकार ने कुचल दिया था। और ये कब हुआ था, 1946 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आज का ये अंतिम प्रश्न है। इसके साथ ही यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला पार्ट आज ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में अगला पार्ट लेकर हम लोग आएंगे। तो चलिए हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो देखिए
ऑप्शन दिया है सेडान में का युद्ध, सेडेवा का युद्ध, साइडान का युद्ध और फ्रैंकफर्ट का। तो देखिए फ्रांस और प्रासा के बीच में, प्रासा मतलब उत्तरी जर्मनी, 1870 में सेडान में युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1870 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ए में ऑप्शन दिया है जर्मनी का, बी में दिया है यूनान का, सी में दिया है तुर्की का और डी में दिया है इंग्लैंड का। तो इसका आंसर होगा यूनान का। देखिए यूरोपवासियों के लिए यूनान का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है, क्योंकि यूनान यूरोप का सबसे प्राचीन देश रहा है। क्योंकि यूनान जो है सबसे प्राचीन देश है और सबसे उसमें विकसित देश था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, युवा इटली संस्था का विकास किया था, किसने किया था? तो ए में ऑप्शन दिया है मैजनी ने, बी में दिया है काउंट काबूर ने, सी में दिया है गैरिबाल्डी ने और डी में दिया है बिस्मार्क ने। तो देखिए युवा इटली या इसी को यंग इटली भी बोलते हैं, इसकी स्थापना 1831 में हुई थी और इसकी जो स्थापना है वो जोसेफ मैजनी ने की थी। और ये किस शहर में किया गया था? तो इटली के मार्सलीज नामक शहर में किया गया था। ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा मैजनी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो ये कवि था, ऑप्शन ए। तो इसका ऑप्शन दिया है ए में कवि था, बी में नाटककार था, सी में दिया है संगीतज्ञ था और डी में दिया है कूटनीतिज्ञ था। तो देखिए जो बिस्मार्क था, तो देखिए बिस्मार्क जो था वो जर्मनी का कूटनीतिज्ञ था और इसने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने कूटनीतिक संधियों के तहत फ्रांस को मित्र विहीन कर जर्मनी को यूरोप का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन सा था? तो ए में ऑप्शन दिया है नेपोलियन III, बी में दिया है काउंट काबूर, सी में दिया है विक्टर इमैनुअल और डी में दिया है विलियम प्रथम। तो देखिए जो विक्टर इमैनुअल था वो सार्डिनिया पिडमोंट का शासक था, जो बाद में चल के इटली का राजा भी बना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो लॉर्ड बायरन ने, कासूथ ने, फ्रांसिस डिक ने और विलियम प्रथम ने। तो देखिए यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लॉर्ड बायरन जो थे वो ब्रिटेन के थे, वो शहीद हो गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो ए में दिया है प्रासा ने, बी में दिया है ऑस्ट्रिया ने, और सी में दिया है सार्डिनिया ने, और डी में ऑप्शन दिया है फ्रांस ने। तो देखिए जाल्वेराइन की जो स्थापना थी वो प्रासा ने की थी। प्रासा किसको बोलते हैं? उत्तरी जर्मनी को प्रासा उस समय बोलते थे। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1834 में। तो जाल्वेराइन की स्थापना कब हुआ था? 1834 में। और किस राज्य ने की थी? तो प्रासा राज्य ने की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है हंगरी की भाषा क्या थी? तो ए में ऑप्शन दिया है इतावली, बी में दिया है मैगियार, सी में दिया है पोलिश और डी में दिया है फ्रेंच। तो जो हंगरी की भाषा थी, अभी तो हंगेरियन है, लेकिन उस समय मैगियार भाषा थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो देखिए रूस की, तुर्की की, यूनान की और फ्रांस की। तो देखिए यूनान की जो स्वतंत्रता संग्राम थी वो कब से कब तक चली थी? 1821 से 1832 तक चली थी। और उस समय ऑटोमन साम्राज्य का यूनान पे कब्जा था। ऑटोमन साम्राज्य यानी अभी का कौन सा राज्य है? तुर्की को उस समय ऑटोमन साम्राज्य बोलते थे। तो इस स्वतंत्रता संग्राम को इंग्लैंड, रूस और फ्रांस ने सपोर्ट किया और अंत में ऑटोमन साम्राज्य 1832 में हार गई और यूनान स्वतंत्र हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तुर्की इसका ऑप्शन हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो ए में ऑप्शन दिया है फ्रांस की, बी में रूस की, सी में ऑप्शन दिया है इटली की और डी में ऑप्शन दिया है जर्मनी की। तो देखिए मारियान या मारियाना इसी को बोलते हैं। उस समय फ्रांस की राष्ट्रीय प्रतीक बन गई थी। मारियाना का चित्र आमतौर पर एक युवा महिला के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो मारियाना क्या है? एक युवा महिला के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उस समय फ्रांस में राष्ट्रीय प्रतीक बन गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो ए में इटली को, बी में फ्रांस को, सी में हंगरी को और डी में यूनान को।
तो देखिए, ग्रीस को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो ए में ऑप्शन दिया है 1888 में, बी में 1707 में, और सी में ऑप्शन दिया है 1788 में, डी में ऑप्शन दिया है 1807 में। तो देखिए, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच सत्रह सौ सात में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा, किसके किसके बीच में हुआ था? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच। और कब हुआ था? तो 1707 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो देखिए, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ बुर्बो वंश का शासन था। याद रखिएगा। और वहाँ फ्रांस के अंतिम राजा लुई 16वें थे। और राजा कौन थे? लुई 16वें। तो ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? तो 1789 में ये ऑप्शन है, बी में ऑप्शन है 1791 में, सी में ऑप्शन है 1801 में, और डी में ऑप्शन है 1804 में। तो देखिए, जो नेपोलियन संहिता है वो लागू हुई थी 1804 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो ए में ऑप्शन दिया है 1 युद्ध, बी में दिया है 2 युद्ध, सी में दिया है 3 युद्ध, और डी में दिया है 4 युद्ध। तो देखिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। याद रखिएगा, डेनमार्क के साथ युद्ध किए थे पहला, दूसरा युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया के साथ, और तीसरा जो युद्ध हुआ था वो फ्रांस के साथ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो ए में ऑप्शन दिया है ब्रिटेन, बी में दिया है रूस, सी में दिया है फ्रांस, और डी में दिया है जर्मनी। तो देखिए, जो वियना कांग्रेस हुआ था उसमें जो शामिल देश थे वो थे ऑस्ट्रिया, दूसरा देश था ब्रिटेन, तीसरा देश जो था वो था प्रशिया, और यानी जर्मनी, रसिया को ही जर्मनी बोलते हैं, और चौथा जो देश था वो रूस था। तो इसमें कौन सा देश नहीं था? तो फ्रांस इसमें शामिल नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ योजना किसने प्रस्तुत की थी। तो देखिए, जो वियना कांग्रेस हुई थी वो 1815 में हुई थी और इसकी योजना जो प्रस्तुत की थी वो रूस ने प्रस्तुत की थी। तो इसका आंसर ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यंग इटली के संस्थापक कौन था। तो ए में ऑप्शन दिया है जियोबार्टी, बी में दिया है काबूर, सी में दिया है मैजनी और डी में दिया है गैरिबाल्डी। तो देखिए, यंग इटली की जो स्थापना हुई थी वो 1831 में हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी? मैजनी ने की थी। और यंग इटली का एक दूसरा नाम भी है ला जियोवाइन इटालिया, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका स्थापना किसने की थी? मैजनी ने की थी। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। तो ए में ऑप्शन दिया है लुई 16वां ने, बी में नेपोलियन ने, सी में ऑप्शन दिया है लुई नेपोलियन ने और डी में ऑप्शन दिया है चार्ल्स 10 ने। तो देखिए, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना पसंद करूंगा, ये स्टेटमेंट है चार्ल्स 10 का। चार्ल्स 10 ने कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रासा का शासक कौन था। तो ए में ऑप्शन दिया है नेपोलियन बोनापार्ट था, बी में दिया है नेपोलियन थर्ड था, सी में विक्टर एमेनुअल था और डी में ऑप्शन दिया है विलियम प्रथम था। तो देखिए, प्रासा जो उत्तरी जर्मनी को बोलते हैं, उस समय उत्तरी जर्मनी को बोलते थे, इसका जो शासक था वो विलियम प्रथम था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो ए में ऑप्शन दिया है रूस को, बी में दिया है जर्मनी को, सी में दिया है तुर्की को और डी में दिया है ऑप्शन यूनान को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप का मरीज किसे बोला जाता है? तो तुर्की को बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।